फर्स्टली मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, सभी अच्छे से बैठे हैं, दिख रहे हैं। जो भी बैठे नहीं है उसने बैठना है नीचे, क्योंकि जो भी मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया है वो चीज़ें सभी से शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी मेरा जो भी स्पीच बोला जाएगा या कुछ भी बोला जाएगा, तो आप मुझे भी पता नहीं कितना घंटा बोलूँगी या कितना मिनट बोलूँगी या कितना सेकंड बोलूँगी, क्योंकि फीलिंग्स जो भी इमोशनल है कंट्रोल में रहेंगे तो बिंदा जो भी है, जो जहाँ किस वजह से ये एसॉर्ट ज्वाइन किया था, क्यों किया था और इतना एजुकेशन होने के बाद यहाँ पर क्यों आई हूँ, ये सब कुछ आपको मैं आज बताने वाली हूँ। तो अच्छे से थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना। फर्स्टली मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पर एसॉर्ट का प्लेटफॉर्म है, पर ये एसॉर्ट का प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाला एक भी इंसान है, उसका नाम है एबीओ रोशन सिंह बिस्दी। उनके लिए पहला क्लैपिंग होनी चाहिए। रिस्पेक्टेड एबीओ प्रेजेंट है, उसका नाम है एबीओ आनंद सर, उनके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो भी कोई दिन बाद बनने वाले, मतलब अभी प्रीति आपको बताऊंगी कि यहाँ पर मैं कैसे आई और यहाँ पर मुझे ये प्लेटफॉर्म मैंने क्यों चुना, क्योंकि मैं एक इंजीनियर होकर भी। तो सबको ये बताती हूँ कि फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा सुन लेना, क्योंकि आपका जो भी आवाज है वो कम रहेगा तो मेरा आवाज आप सुन पाओगे। तो आप फ्रेंड बनकर मैं आपको सब कुछ सुनाऊंगी कि ये मैंने ज्यादा दिन नहीं, कुछ 1.5 साल हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर। कम एक्सपीरियंस है, पर कम एक्सपीरियंस के अंदर बहुत ज्यादा कुछ किया है, वो बताऊंगी। तो मैं यहाँ पर आने से पहले, मतलब मेरा रिजल्ट लगा था 21 नवंबर 2021 को। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं था, थोड़े बहुत पहले से जर्नी बताती हूँ। जो भी मैं पापा जो भी है मेरे, कि ऐसा कुछ नहीं था, पापा बोल रहे थे तुझे जो अच्छा लगता है वही करना, पर एक सक्सेसफुल लड़की बनना और खुद के पैर के ऊपर खड़े रहना। और जो भी हमारे घर में हम पहले, मतलब जो भी मेरे 2 काका थे और 2 काका, मुझे तो मैं जब छोटी थी तब थे, पर वो 2 काका की लड़कियां भी थी। टोटल हम घर में 7 लोग हैं, मतलब भाई बहन, सगे सुलग भाई बहन। और उसमें सबसे जो भी बोला जाता है ब्रेवर, मतलब धाड़सी बोला जाता है, वो लड़की, मतलब पापा बोलते थे मेरी बेटी कुछ भी कर सकती है। मतलब जो भी है, मुझे पापा कभी बेटी नहीं मानते थे, एक पहला मेरा लड़का ही मानते थे, क्योंकि जितना भी वो कुछ भी बोलते थे, मतलब जो वो काम बोलते थे वो मैं करने के लिए पहले रेडी रहती थी, मतलब कौन सा भी काम रहे। तो उसके बाद मेरे पापा मम्मी का एक सपना था कि मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए। तो मैं जो भी बोला जाता है एलकेजी यूकेजी बोला जाता है, तो पापा ने मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला था। नॉट अ मैटर फीस कितनी है, मैटर यही करता है मेरी बेटी को बड़ा बनाना है। तो ऐसा कर मैंने इंग्लिश मीडियम से स्टार्ट किया था मेरा क्वालिफिकेशन, और फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड तक हो गया। और सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड तक जाते समय एक प्रॉब्लम आ चुकी, उस प्रॉब्लम के वजह से मुझे इंग्लिश मीडियम छोड़ना पड़ा। और फिर जाकर छोड़ना पड़ने के बाद फिर पापा ने बोला कि अभी क्या करना है, और दूसरा इंग्लिश मीडियम ढूंढ लिया, पर उस इंग्लिश मीडियम में मुझे कंफर्ट नहीं लगता था। और मेरे पापा पहले से मेरा जो भी घर है वो पॉलिटिक्स में था, इसलिए जो जितने भी स्कूल में मैं जाती थी वहां पर मेरा कंपैरिजन किया जाता था दूसरों के साथ। और जो भी मेरा फर्स्ट रैंक थी, कोई भी, मतलब जो भी मेरी क्लास में सबसे बढ़िया फर्स्ट रैंक मुझे मिलती थी, तो मुझे फर्स्ट रैंक से हटाकर सेकंड या थर्ड रैंक देते थे, क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से। आपके किसी ना किसी के पापा होंगे, पॉलिटिक्स में क्या किया जाता है, जो भी पॉलिटिक्स के बच्चे हैं, अपोजिट जो भी है पार्टीज वगैरह बोला जाता है, उनको कम समझने लगते हैं। इसकी वजह से वहां पर भी वैसा होना स्टार्ट किया। तो पापा ने और मम्मा ने एक डिसीजन लिया कि बेटी को हम मराठी मीडियम में डालते हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी, और फिर जाकर मुझे जब इंग्लिश मीडियम से उठाकर मराठी मीडियम में डाला, तब जाकर डायरेक्टली उस, मतलब प्रिंसिपल था, मतलब जो भी था मराठी मीडियम का, जो भी प्रिंसिपल थे, उसने बोला कि आपकी बेटी का, आपका बेटी है उसको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मराठी मीडियम के लड़के बोलते
मुझे ये तो पता था मेरी मदर टंग मराठी है, पर मुझे मराठी बोलना नहीं आता था। फिर जाकर मम्मा पापा ने उसको रिक्वेस्ट भी की, सर मेरी बेटी अच्छी स्टडी करती है, सब कुछ अच्छा है, मेरी बेटी को थर्ड स्टैंडर्ड में ले लीजिए। तो उस प्रिंसिपल था, उसने एक ही चीज बोली कि आपकी बेटी थर्ड स्टैंडर्ड में रखी तो फेल हो सकती है, तो उसको सेकेंड स्टैंडर्ड में बिठाना। तो मुझे पापा मम्मी को अपोज में जाकर उस प्रिंसिपल को सुनना पड़ा और मुझे फिर से थर्ड स्टैंडर्ड से उठाकर सेकेंड स्टैंडर्ड में डाला दिया, क्योंकि मैं फेल हो सकती इसकी वजह से। तो पापा मम्मी को ऐसा लगा कि ठीक है वो बोल रहा है, हमें जरूरत है, इसलिए पापा मम्मी मान गए। फिर जाकर सेकेंड स्टैंडर्ड में मेरा फर्स्ट रैंक आया, थर्ड स्टैंडर्ड में भी फर्स्ट रैंक आया, फोर्थ स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक आया। पर मेरी जो भी मम्मा थी, दिन रात मेरे ऊपर मेहनत ली गई थी। जो भी बोलते हैं कि माँ होना जरूरी है और क्यों होना जरूरी है, उसी दिन मुझे आज भी याद आता है, उसी दिन मेरी माँ नहीं होती तो मैं यहाँ पर खड़ी भी नहीं होती। रात जब हम स्कूल से छोड़कर आते थे तब मुझे माँ स्लेट के ऊपर पेंसिल को लेकर 2 1 2 की जगह बैग के बे बोलना, उसने पूरा 1 साल मुझे सिखाया था कि कैसा बोलना है। वो वहां पर आई बोला जाता है, मुझे ABCD पता थी। तो ऐसा सब कुछ हो गया, 4th स्टैंडर्ड तक गए। फिर जाकर मुझे हाई स्कूल में जाना पड़ा, हाई स्कूल में फिर जाकर 5 6 स्टैंडर्ड का हाई स्कूल में जब गई, फिर 7th स्टैंडर्ड में गए और 7th स्टैंडर्ड में जाने के बाद फिर जाकर वहां पर भी मराठी मीडियम में ही अभी स्कूल बदल चुकी, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो चुका मेरे साथ। और फिर जाकर मैं कोल्हापुर में पढ़ने के लिए गई मामा के वहां पर। फिर जाकर वहां पर मामा के वहां पर 2 साल निकाले। फिर जाकर पापा ने बोला मेरी बेटी को NITs में डालना है, इसलिए NITs का एक कॉलेज था, राजा राम बाबू पाटिल मिलिट्री स्कूल इस्लामपुर में एक कॉलेज है, उसको NIT का स्टडी लेते थे। तो पापा ने बोला पैसा कितना भी चाहे चलना चाहिए, पर मेरी बेटी ऐसा कुछ तो बनना चाहिए कि मेरा सिर ऊपर करना चाहिए। इसी उसको पहले से एक ड्रीम थी। मुझे पता है मैंने कभी पापा का सिर नीचे नहीं डाला है, पर और भी लगता है कि मेरी बेटी ये कर सकती है तो उसने करना चाहिए। तो फिर ये सब कुछ होने के बाद फिर जाकर मैंने 11th 12th एक मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की, क्योंकि मुझे NITs IITs में जाना था। तो CAT वगैरह उसमें मुझे अच्छे से मार्क भी लिए, आए भी मार्क्स। और फिर जाकर मार्क्स आने के बाद फिर जाकर पापा मम्मी ने बोला आपको क्या करना है, तो मैंने बोला कि मुझे आप चाहे वो कर सकती हूँ, आप चाहे वो मैं करूँगी। फिर जाकर मैं इंजीनियरिंग को स्टडी पढ़ने के लिए गई, वहाँ पर इंजीनियरिंग को गई, वहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा था कौन सी ब्रांच लेनी है, क्योंकि मेरे पहले से पता था कि बिजनेस में तो बहुत सारा पैसा है और ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये ऐसी चीज करनी थी कि पैसा कमाना चाहिए था, क्योंकि पैसा है तो मुझे पहले से लगता है पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो पहले से मेरा ड्रीम था कि ऐसा कुछ तो कर दिखाना जो कि गांव में किसी ने नहीं किया। इसके ऊपर मेरा फोकस गया और इसके ऊपर जब फोकस गया तब इंजीनियरिंग क्लियर किया, तब कुछ भी पता नहीं था इस प्लेटफॉर्म की वजह। फर्स्ट ईयर गया, सेकेंड ईयर गया, थर्ड ईयर गया, फोर्थ ईयर गया। थर्ड ईयर में भी मुझे कैंपस लग गया था, पर घर में बताया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा वाला कैंपस चाहिए था, क्योंकि ऐसा मतलब आधा अधूरा एजुकेशन कंप्लीट कर फिर जॉब करना ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। फिर जाकर 4th स्टैंडर्ड में गए और 4th स्टैंडर्ड में मतलब जो भी इंजीनियरिंग का फर्स्ट है डिग्री का तो कंप्लीट हो गया और 21 जून 2021 का मेरा रिजल्ट लग गया। उस रिजल्ट के अंदर मैं फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन से पास आउट भी हो गई। फिर जाकर मैं जॉब के लिए निकलने वाली थी और मुझे कंपनी से ऑफर भी आया था बहुत सारे, पर एक अचानक सी ऐसी बीमारी ऐसा बोलता है कुछ तो अच्छा होने के लिए स्टार्ट होता है, तभी जाकर कहां से ना कहां से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तभी जाकर एक 29 जून 2021 में मेरी पापा मम्मी की एनिवर्सरी होती है, मतलब उसकी जो भी बताया जाता है शादी का बर्थडे होता है उसी दिन। और उसी दिन हम होटल में गए थे
बॉडी के ऊपर ऐसा क्या होता है मुझे पता नहीं चलता। वो डेट थी, उसी दिन मेरे पापा को एक डिसीज नाम मतलब एक बोला जाता है, आजार जो भी बोला जाता है, वो वहां से हमें क्रिएट हो चुका, मतलब स्टार्ट हो चुका। और वो ऐसा हुआ हमारे दिमाग से बाहर था। मतलब ऐसी चीज हुई कि पापा को पहला चलना नहीं आ रहा था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि पापा के पैर के ऊपर एक कुराड़ी लगी थी और उस कुराड़ी की वजह से मुझे ऐसा लगा कि पैर में फ्रैक्चर होगा, इसी वजह से पापा को मेरे चलने नहीं आ रहा था। और पहले से ऐसा बोलता है जन्म देने वाली माँ होती है, पर मेरा सबसे ज्यादा लगाव पापा से ही है। जो भी चीज है पहले पापा से शेयर करती हूँ और फिर जाकर मम्मा से शेयर करती हूँ। फिर जाकर पापा ने मुझे बोला कि मुझे चलना नहीं आ रहा, तब मेरी मम्मा घर में नहीं थी, तब मेरी मम्मा मामा के गांव में गई थी। और फिर जाकर वहां पर 30 तारीख आ गई और पापा बोले कि मुझे चलना नहीं आ रहा, मेरे वहां पर थाइस के ऊपर थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है। तो मैंने बोला चलो डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। तो हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जैसे गए वैसे मतलब डॉक्टर ने बोला कि आपके पैर के अंदर एक फ्रैक्चर है। तो मैंने बोला ठीक है, उस फ्रैक्चर के ऊपर जो भी दवाई है वो दे दीजिए। तो उसने बोला जो भी है अंदर का जो भी है वो बढ़ चुका है, तो उसको खत्म तो नहीं कर सकते, पर उसके ऊपर मेडिसिन है, उस मेडिसिन से वो क्या कर सकते हैं, मतलब क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने उसको 2-4 बार बोला कि ठीक है क्लोज हो सकते हैं क्या, तो वो थोड़ी सूज आई है। तो उस डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल है, कुछ टेंशन नहीं लेना। ठीक है मैंने बोला। फिर जाकर हम घर में आए और 6 तारीख थी, 6 तारीख को मैं एक एमडी के पास लेकर गई पापा को। फिर जाकर उस एमडी ने बोला कि आपने 24 घंटे के अंदर पापा को नहीं हिलाया तो हम बता नहीं सकते कि क्या हो सकता है। तो मैं डर गई। एक्चुअली कुछ करना क्या करना समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली ये समझ रहे थे कि मम्मा भी डर रही थी, मेरा भाई भी छोटा है और इसलिए ये बोला जाता है जो भी है हम बोलते हैं, सगे वगैरह सब कुछ लोग बोलते हैं, तो वहां पर कोई भी लोग नहीं आते हैं। तो फिर जाकर हम घर आ गए। घर आने के बाद मम्मा ने मामा को कॉल लगाया। मामा मेरा कोल्हापुर में था और डायमंड सुपर मल्टी हॉस्पिटल था, उसका एड्रेस हमें भेज दिया। और फिर हमें पापा उस जो भी डॉक्टर थे तो मुझे बेड के ऊपर भी सोए ना तभी भी चलेगा, पर मुझे मेरे पापा चाहिए, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये उस डॉक्टर से मैंने बात की और जैसे डॉक्टर से बात करने के बाद उसने बोला अभी मैं उसको एक इंजेक्शन देता हूँ और आप घर जाइए। और फिर जाकर हम चल रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरे दिन उस डॉक्टर ने फिर से हमें बुला लिया। वो डेट थी 1 जुलाई को हम गए हॉस्पिटल में। तो उस डॉक्टर ने ऐसी दोस्तों कंडीशन आई थी, मेरे पापा को पहली बार मैंने स्ट्रेचर के ऊपर देखा था, मतलब जो भी था उसके ऊपर बिठा दिया था और हॉस्पिटल में लेकर गए थे। मैं इतनी रोई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअल में पापा को यहाँ पर क्यों बिठाया है। और फिर जाकर वहां से जाकर हॉस्पिटल में गए और वहां पर कोरोना था और हम ये तो था, मैंने ये डिसाइड कर लिया था मुझे कुछ भी हो जाए तभी चलेगा, पर मेरा जो भी माँ है उसके लिए मेरे बाप को बचाना है, कुछ भी हो जाए तो फिर जाकर डॉक्टर ने एडमिट किया 5 दिन के लिए, पर 5 दिन से 10 दिन कैसे हो गए यही नहीं पता चला। दोस्तों मेरे पापा के बॉडी से 83 kg वेट था, उसमें से 26 kg यूरिन बाहर निकाली। तो इतनी यूरिन अंदर आ गई थी और हमें भी समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली क्या हो चुका है और क्या नहीं हो चुका। उसमें इतने प्रॉब्लम आ चुके थे, पापा का मुंह अभी पापा जैसे है मेरे वैसे अभी बहुत अच्छे हैं, पर वहां पर जैसे थे वहां इतने उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी, सब कुछ चीजें खराब हो चुकी थी, उसको देखने का मन नहीं करता था। हमें शर्म आती थी मेरे बाप की मैंने हालत क्या की है। और फिर जाकर 10 दिन के बाद पापा को डिस्चार्ज मिला और डिस्चार्ज मिलने के बाद पापा को घर लेकर आए और घर लेकर आने के बाद फिर जाकर संडे को हम घर आ गए। फिर जाकर उसने ट्यूसडे को हमें बुलाया था और मीटिंग स्टार्ट हो गई। और पापा को जैसे वो मीटिंग स्टार्ट हो गई और अगस्त मंथ का एक हिस्सा है और अगस्त मंथ में जो भी है नदी को पूर आए थे और वहां पर हमें सारे के सारे जो भी रास्ते थे वो क्लोज हो चुके थे, मतलब कुछ भी हॉस्पिटल में जाना नहीं आ रहा था कि कहां से भी हमें रास्ता नहीं मिल रहा था कि डायमंड हॉस्पिटल तक पहुंचने का। और फिर जाकर पापा को मैंने इस्लामपुर में एडमिट किया। उस इस्लामपुर में एडमिट करने के बाद 2 दिन बाद पापा की वो मीटिंग रुक गई और 2 दिन बाद
और उस समय ऐसे बोलने के बाद मैं वहां पर तुरंत बाहर आ गई, और बाहर आने के बाद मुझे क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक बार गई, और उस दिन का बात बहुत इसलिए गुरुवार था, और पापा पहले से गुरुवार करते थे क्योंकि मेरे भाई के लिए। और मैंने पापा को एक बोला कि पापा पूरे दिन मैंने कुछ खाया नहीं था, पानी भी नहीं पिया था पापा के लिए सिर्फ, क्योंकि मेरा बाप बचना चाहिए। और फिर जब मुंह के अंदर डाला तभी ऐसा लगने लगा कि आज कुछ तो ऐसा लग रहा है कि आखिरी दिन है क्या। तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है मेरे मन के अंदर या किसके अंदर। तो भगवान से एक ही प्रे की, कुछ भी हो जाए, मेरा जो भी है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं तभी भी चलेगा, पर मेरा बाप बचना चाहिए। और फिर जाकर वहां से वो डॉक्टर ने ऐसी चीज बोलने के बाद उस डॉक्टर ने ये भी बोला कि जो भी वो यूरिन है वो स्वादुपिंड के पास भी गई है और आपके पापा पचन ही नहीं करने सकते। और मैं इतनी एजुकेटेड होने के बाद उस डॉक्टर को एक क्वेश्चन पूछा मैंने, स्वादुपिंड रिप्लेस करनी आती है क्या? मेरी डालनी है तो डाल दीजिए। तो उस डॉक्टर ने बोला वो रिप्लेस नहीं करने आती, जैसे किडनी आती है। तो मैंने बोला ठीक है। तो वहां से आ गए। वहां से आने के बाद मेरी जो भी मासी है जो आज प्रेजेंट है, उसने भी बहुत सारा सपोर्ट किया है वहां पर, क्योंकि वो जो भी मम्मा अस्पताल में थी तब मेरी मम्मा की मम्मा और जो भी मासी आ जाई है उसने बहुत सारा सपोर्ट भी किया है, क्योंकि मासी ऐसी चीज होती है क्योंकि मम्मा का दूसरा रूप भी होती है। और आज भी उनको भी माँ भी मानती हूँ, क्योंकि वो नहीं होते तो उसका भी थोड़ा बहुत, आज मेरे पापा भी नहीं होते। तो ये चीज होने के बाद फिर जाकर हमने पापा को एक हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया, वो मीरज में किया। और मीरज में उस डॉक्टर ने, मैं डॉक्टर को एक ही बात पूछी, कुछ भी कीजिए उसको बचाना है। फिर जाकर उसने बोला ठीक है कुछ नहीं हुआ है, हमें 2-4 दिन का समय दीजिए, आपके पापा को बचाता है। फिर जाकर पापा ठीक ठाक हो गए, घर में आ गए, किडनी का इश्यू थोड़ा बहुत सॉल्व हो गया। उसने बोला है ना उसको प्रूफ कर दिखाना। तो उस डॉक्टर ने बाबा और मम्मी एक चीज बोली थी कि आपके पापा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बच जाएंगे, और 2 घंटे में मुझे पापा से इस्लामपुर से लेकर मुझे सांगली तक लेकर जाना था, और वहां से जाने का जो भी है वो ही 2 घंटे का डिस्टेंस है। तो उस डॉक्टर ने इतनी मेरे अंदर डर पैदा किया, एज के होने तक उसको चलना नहीं आ रहा था, क्योंकि उस मतलब जो भी मैं उसको आई बोलती थी, उसका जो भी है उसने मतलब टेंशन लिया था, क्योंकि मेरे पापा के 2 बड़े भाई है। फर्स्ट जो भी भाई है उसका खून हो चुका है, मतलब पॉलिटिक्स की वजह से या कोई दुश्मनी की वजह से। और सेकंड नंबर का जो भी काका है वो हार्ट अटैक से गए हैं, और दोनों भी मेरे काका 50-50 एज के अंदर ही गए हैं, क्योंकि मेरे जो भी आई थी मतलब आजी थी, उसको ये लगने लगा मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, मेरे बच्चे नहीं रहेंगे। तो उसने उसी दिन से चलना ही बंद किया, और उसे देखने के लिए मैंने पापा को घर लेकर गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था अगले वाले 2 घंटे के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना है। और फिर जाकर ये सारी चीजें होने के बाद फिर मुझे पता भी चला, डॉक्टर ने ठीक भी किया, सारी चीजें हो भी गई, हमें पता नहीं चल रहा। फिर जाकर एक और भी डिसीज क्रिएट हो गया, पेट में डॉक्टर ने ये बोला पेट में पापा को पानी की गांठ हो चुकी है, और वो पानी की गांठ फूट गई तो आपके पापा इन जो भी जिस जगह के बेटे है ना उस जगह जा सकते हैं। तो वैसा भी बोला डॉक्टर ने। तो इतने सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर भी जाकर ये अगस्त गया, सितंबर गया, नवंबर मंथ में डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए, पापा कितना दिन रहेंगे ना रहेंगे नॉट मैटर, पर बाहर जाकर इतना कुछ तो करना है, मेरे पापा मम्मी को कुछ ना कुछ तो कर दिखाना है। और फिर जाकर पुणे आ गई। पुणे आने के बाद बहुत सारी कोर कंपनी में भी जॉब लगा। 11 तारीख से लेकर 16 तारीख को 3 कंपनी ने मुझे ऑफर भेज दिया, और उसमें से पहला कंपनी जो भी है वो फोको थे, दूसरी कंपनी कॉस्मा थी, तीसरी कंपनी दूध ट्रांसमिशन थी। बहुत सारी कंपनी ने मुझे ऑफर भी भेजा। फिर जाकर मैंने एक ही डिसीजन लिया, मम्मा पापा ने मेरी एजुकेशन के ऊपर दिन रात मेहनत कर मतलब पैसे क्या पेड़ से नहीं लगते, कितना भी अमीर होगा या गरीब होगा पैसे कमाने पड़ते हैं तभी जाकर पैसे आते हैं। और मुझे दिन रात एक कर उसने 6 लाख रुपए मुझे डाले हैं एजुकेशन के ऊपर, तो मुझे कुछ ना कुछ तो उन दोनों के लिए करना है। तो ऐसा मैंने डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद मुझे एसोर्ट से एक फ्रेंड था
ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ठीक है मैंने बोला। तो यहाँ पर जब मैं आई थी एसॉट में, तब ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर देखने के लिए मिलते थे, और मैंने ये डिसाइड किया यहाँ पर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा मैंने डिसीजन लिया कि मुझे करना है, क्योंकि सिर्फ एज बनने के लिए और मेरे माँ बाप को स्टेज के ऊपर खड़ा करने के लिए। और एक चीज मैंने डिसाइड की कि एक दिन ऐसा लाएंगी और ऐसा लाना है कि मेरे भी माँ बाप स्टेज के ऊपर खड़े रहने चाहिए। और मैंने वहाँ पर एक मतलब सिलिफान सीनियर जो भी है उनकी सेरेमनी थी, वो सेरेमनी में देखी थी, और वहाँ पर एक 20 साल का लड़का एएस बन चुका था। तो मैंने एक डिसाइड किया कि 20 साल का लड़का एएस बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। तो वहाँ पर डिसीजन लिया कि जो भी हो जाए तो कुछ ना कुछ तो कर ही घर को लौटना है। और फिर जब फर्स्ट डे का ट्रेनिंग हो गया, सेकेंड डे का ट्रेनिंग हो गया, थर्ड डे की ट्रेनिंग के अंदर थोड़ी बहुत परचेसिंग पता चली। और वहाँ पर परचेसिंग पता चलने के बाद पापा को कॉल लगाया, पापा ऐसा ऐसा है। तो पापा ने बोला ठीक है मैं करता हूँ। पर उसके पहले मेरे एक फ्रेंड है, वो आज नहीं आई है, पर उसने मुझे मैंने एक कॉल लगाया और फ्रेंड को एक ही चीज बोली, मुझे यहाँ पर इतना इतना ऐसा ऐसा पैसे लगता है और वहाँ पर कोर्स है, वो जो मैंने कोर्स किया तो अच्छा हो सकता है। और जो भी सिर्फ यहाँ पर बिजनेस है वो मैंने पापा को पहले दिन ही बताया था कि पापा ऐसे एसॉट मैंने ज्वाइन नहीं किया है, जो आज हो चुका है ना इसलिए एसॉट ज्वाइन किया था। और सिर्फ ये सब कुछ होने से पहले एक बार मेरा भाई का भी किस्सा बताती हूँ। मेरे भाई ने बोला था, क्यों भाई को भी आज बोलती हूँ, ऐसा मतलब पापा ठीक थे, मैंने बिजनेस भी ज्वाइन किया, सब कुछ चीजें हो गई, और मेरे पापा को क्या हो गया, जो क्रिएटिनिन होता है वो एक्चुअली 3 में एक 1.5 1.7 1.2 रहता था। और उसी दिन एक रात के अंदर पापा को क्रिएटिन 6 के आसपास चले गए और मुझे मम्मा को कॉल आ गया ऐसा ऐसा हो चुका है और पापा को तुरंत हिलाना पड़ेगा। और वहां से पापा सिर्फ भाई ने और मेरे मम्मा ने पापा को लेकर सांगली में लेकर गए और वहां पर पापा को ये बताया कि डायलिसिस करना चाहिए। और मैं उस सब पहले से अपोज में थी, क्योंकि मेरा इतना ही था, पापा के शरीर के अंदर कोई भी होल नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो उस डॉक्टर ने बोला कि मम्मा ने ये बोला कि बेटा कुछ नहीं होता, डायलिसिस करते हैं। तो मैंने मम्मा को ये बोला डायलिसिस छोड़कर कोई हो सकता है तो कर देना। तो मम्मा ने बोला कुछ भी नहीं हो सकता, डायलिसिस करना पड़ेगा। और मैंने बोला ठीक है। तो भाई ने मुझे वहां पर डायलिसिस स्टार्ट हो गया, गुरुवार का ही दिन था और वहां पर मेरा फास्ट था और जो भी था चल रहा था। और पापा को वो क्या हो रहा था, पापा डर रहे थे और उस डॉक्टर ने एक ही चीज बोली, हम गारंटी नहीं दे सकते उसके अंदर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ऐसी सिमिलर कंडीशन आई थी और इस कंडीशन से बाहर कैसे निकालना, ये दोनों ही थे और वो डर रहे थे कि क्या। तो ऐसे मैंने डिसीजन लिया था और प्रॉमिस किया था, कुछ भी हो जाए, कितनी भी डिफिकल्टी आए तो मुझे एस बनकर ही घर लौटना है। तो मेरे भाई ने बोला था कि पापा की वहां पर तबियत बहुत, 3rd नंबर का जो भी डायलिसिस होता है उसके अंदर बुखार बहुत आता है। तो पापा मम्मी ने एक चीज बोली कि पापा को हमें नहीं लगता था या कुछ हो सकता है क्या कुछ नहीं हो सकता। तो भाई ने एक चीज बोला था कि आप कमाएगी उसके ऊपर हम नहीं रहेंगे, आप घर भी आ जाए तो हमारा घर चलेगा। पर भाई आपको एक ही चीज बोलती हूँ, मम्मा पापा को, बाबा और मम्मी को स्टेज के ऊपर खड़ा करने के लिए उसी दिन पे घर नहीं आए थे। और फिर जाकर मैंने भाई को कुछ नहीं बोला, फोन ऑफ किया और एक कमरे में बैठकर इतना रोया था, इतना रोई थी। और मैं जो भी थे गॉड दत्त जी बोलते हैं उसके मंदिर के अंदर जाकर बैठी थी और रात भर ये बोलती थी कि कुछ भी हो जाए मेरे पापा को कुछ मत होने देना, क्योंकि सेरेमनी के अंदर जब माँ खड़ी रहेगी तो उसको बाजू में कौन खड़ा रहेगा। तो ऐसा ड्रीम देखा था कि पापा मम्मी को दोनों साथ में खड़े रहना है, तो मेरी मम्मा के साथ ऑलवेज पापा होने चाहिए। तो मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए तो मेरे माँ बाप को कुछ भी करना है तो मेरे बाप को बचाना है। तो फिर जाकर भगवान ने भी सुन लिया, सब कुछ ठीक हो गया, आज पापा भी ठीक है। और दोस्तों बहुत सारी इस बिजनेस के अंदर डिफिकल्टीज आई है मुझे, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे यहाँ पर लाया था, मतलब जो बोला जाता है एक चांस गिवर होता है, वो मुझे लड़का जो भी था 15 दिन के अंदर ही छोड़कर चला गया था। और वो 15 दिन के अंदर छोड़कर चला गया था और मुझे
मतलब ज्वाइन किया था, मतलब मुझे गारंटी नहीं थी पापा कितने दिन बच सकते हैं। तो भगवान की कृपा से या जो भी है मम्मा दिन रात ठीक भी है। तो एक ही चीज बोलती हूँ सारे दोस्तों कि कौन किसी का नहीं होता, माँ बाप भी अपने होते, उनका जो भी सपना है आप भी जल्दी से जल्दी पूरा करना, क्योंकि हमारे माँ बाप कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं हमें भी पता नहीं है। मुझे भी पता नहीं था मेरे माँ बाप कितने दिन जिंदा रहेंगे, पर मुझे लगता है ये जो सेलिब्रेशन दिखाया है उसके बाद 10 साल तो ये देखकर जिंदा तो रहेंगे, क्योंकि उस खुशी के अंदर, क्योंकि अभी मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरे माँ बाप को कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने ये प्लेटफॉर्म उनके लिए चॉइस किया था। और आप भी सभी जल्दी से जल्दी ये पोजीशन के ऊपर आना, क्योंकि सिर्फ एक बार हाथ से टाइम निकल कर गया तो दोबारा टाइम नहीं आता है। तो आप टाइम के ऊपर जो भी है बनना, तो टाइम के ऊपर बनना। जो भी यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जितने भी सीनियर्स आए हैं, अदर सेंटर से भी आए हैं, उनके एक ही बोलती हूँ कि जल्दी से जल्दी खुद को जो भी है, खुद को ऐसे जगह जैसे मैंने आज माँ बाप का सपना पूरा किया है, वैसे आप भी जल्दी से जल्दी आपके भी माँ बाप का सपना पूरा करना। और आपके माँ बाप को भी स्टेज के ऊपर, आज भी जब भी घर जाती हूँ तभी भी मम्मा एक ही चीज बोलती हूँ, बेटा ये भी चीज आपने चॉइस किया है, उसके अलावा भी आपको ज्यादा पेमेंट मिल सकता है, पर मम्मा यहाँ से आगे देख लेना, आप जितना पेमेंट का एक्सेप्टेशन करती है वो वहां से ज्यादा 1 रुपया तो मैं इस इंडस्ट्री से कमाऊंगी, अभी टेंशन मत लेना, क्योंकि आपकी बेटी लाख कमाने की काबिल बनी है। और जो भी है मेरा ड्रीम है, और मम्मा पापा को मेरे हाथ से एक कार गिफ्ट करनी है, और जल्दी मेरा प्लान चल रहा है मम्मा पापा को कार गिफ्ट करने का। तो और सीनियर एक बोला जाता है, सब लोग बोलते हैं कि लड़की कुछ भी नहीं कर सकती, तो ये लोगों को प्रूफ कर कर दिखाना था। और सीनियर मुझे इस इंडस्ट्री में ज्यादा साल नहीं लग गए, सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ के अंदर मैंने ये रैंक अचीव किए, क्योंकि मुझे फोकस था और फोकस क्लियर था, और मुझे डर था मेरे पापा को कुछ हो जाएगा तो, और इसकी वजह से मुझे मन में एक डर था कि मेरे जल्दी से जल्दी पापा को स्टेज के ऊपर खड़ा करना है। तो सीनियर आपको भी किसी ना किसी चीज का एक डर चाहिए मन के अंदर कि ये हो सकता है, तो आपके घर में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होंगे या नहीं होंगे मुझे पता नहीं, पर सीनियर प्रॉब्लम आने से पहले उसके ऊपर सोल्यूशन निकाला तो प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो मुझे कभी घर से प्रॉब्लम नहीं आया था, क्योंकि मैंने 11 मंथ के अंदर ये रैंक अचीव की थी, और आज मुझे इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल हो चुके हैं। तो मेरा ऐसा डिसाइड भी है इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 साल देना है। 5 साल के आगे मैं एक भी साल नहीं दूंगी और एक भी मंथ भी नहीं दूंगी, और 5 साल के अंदर इतना पैसा कमाना है और इतना सक्सेसफुल लेडी बनना है, क्योंकि माँ बाप को ऐसा लगना चाहिए कि मैंने उसको जन्म देकर कोई अच्छा काम किया। तो सीनियर सभी ने एक ही बात बोलना, मैं सभी को एक ही बोलती हूँ, हमें मरने के लिए बहुत जगह है और बहुत सारे ऑप्शन है, कैसा भी इंसान मर सकता है, पर जिंदा होने के लिए एक ही है, वो माँ है। तो वो माँ के पेट से आने के लिए हमें 9 डेज रुकना पड़ता है, तो आपको भी जरूर सक्सेस मिलेगा। और उस माँ की रिस्पेक्ट करना, उस बाप की रिस्पेक्ट करना, और रिस्पेक्ट से उसको स्टेज के ऊपर आप भी खड़े करना। और सीनियर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं कैसी करूंगी, क्या करूंगी, तो मुझे करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। बहुत सारे रिलेटिव वाले ने, मैं भी नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे रिलेटिव वाले ने ये भी बोला था कि कितने लोगों को ऐसे आपने किया है। तो मैं उन लोगों को एक ही मेरा संदेशा है कि मैंने लोगों को बिगाड़ा नहीं है, मैंने लोगों की जिंदगी चेंज भी की है। तो यही है सीनियर कि मुझे पता नहीं है
करूंगी। तो जो भी है और जो भी पीछे खड़े हैं, इन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो उन लोगों को भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं यहाँ पर भी खड़ी नहीं होती। तो जो भी है बोला जाता है, पिलर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो बस जहाँ पर एक सुदर्शन सीनियर है वो मेरे गांव से आसपास से ही है, और उस लड़की के घर में भी कुछ कमी नहीं है। उसको भी ऐसा ही एक मतलब उसके अंदर एक प्रॉब्लम हुआ था, उसके भाई ने मतलब जो भी फांसी बोला जाता है, वो टेंशन के अंदर फांसी लगाकर उसकी भाई की डेथ हो चुकी थी। और उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता, एक बालिश बनकर यहाँ पर आई थी, और उस लड़की को रास्ता भी क्रॉस करना नहीं आ रहा था, और रास्ता भी उसको पता भी नहीं था रोड कैसे क्रॉस करना है। तो सीनियर मैंने उसको हाथ को पकड़कर रास्ता क्रॉस करने से लेकर बिजनेस कैसे करना है यहाँ तक उसको आकर पहुंचाया है। और जो भी है अगले 1 साल के अंदर वो भी लड़की जैसे मैं खड़ी हूँ, उसके माँ बाप को भी स्टेज के ऊपर खड़ा करेंगी, ये आप सभी को भी प्रॉमिस करती हूँ। सेकेंड जो भी है अंकिता सीनियर है, वो मेरी 7th स्टैंडर्ड की बेस्ट फ्रेंड है। मतलब हम 7th स्टैंडर्ड में मिले थे, वहां से वो इंजीनियरिंग में गई, मैं भी इंजीनियरिंग में गई, अलग अलग कॉलेज में गए। फिर जाकर उसने मुझे एक मैसेज डाला कि क्या कर रहे, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे कर रहे, तो उसको मैंने बोला आ जाए। फिर जाकर यहाँ पर आए, उसके माँ बाप ने मेरे बिल्लू के ऊपर उसको यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर भी आज मेरे बिल्लू के ऊपर सिर्फ कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, हम बेस्ट फ्रेंड है, पर बेस्ट फ्रेंड होने से पहले हमें बिजनेस के अंदर बिजनेस का रिलेशन निभाते हैं। तो वो भी लड़की अभी कंडीशन बनेगी जल्दी से, वो भी लड़की 1 साल के अंदर मेरे जगह के ऊपर खड़े रहेंगे। फिर जाकर प्रज्ञा सीनियर है, वो भी इंजीनियर है, और वो इंजीनियर बनने के बाद उसकी माँ से दोस्तों आज भी बताती हूँ, उसकी माँ को कम से कम 1 लाख रुपए पेमेंट है, और उसके पिता को भी 1 लाख रुपए पेमेंट है। उसके घर में कुछ भी कमी नहीं है, माँ उसकी प्राध्यापक है और पापा भी उसका टीचर ही है। मतलब वो दोनों भी इतना एजुकेटेड होने के बाद आज वो लड़की सिर्फ मेरे बिल्लू के ऊपर बिजनेस कर रही। तो प्रज्ञा सीनियर आपको भी बोलती हूँ, जैसा आपने अभी तक बिल्लू रखा है, यहाँ से आगे भी रखना, मैं आपको भी बनाकर ही आपके मम्मी पापा को स्टेज के ऊपर खड़ा करूंगी। और सीनियर इन 3 लड़कियों को बात करती हूँ, ये इंजीनियरिंग फील्ड से है, मेरे फील्ड से सुदर्शन सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर है, अंकिता सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और प्रज्ञा सीनियर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और फिर से अगर बात करूं तो शुभम सीनियर है, उसके घर में भी सीनियर पैसा कम नहीं है, उसके पापा की जो भी है बोला जाता है ग्रेप्स बोला जाता है, द्राक्ष अंगूर बोला जाता है, उसकी बाग है, और उसको भी पैसा कम नहीं है। पर आज भी वो बंदा एक ही बात बोलती है, सीनियर आपको छोड़कर कहां पर भी जाने के मन नहीं करता है, तो आप बोलेंगे ना नहीं जाना, तो उसकी जो भी बहन थी, उसका जो भी था एंगेजमेंट सेरेमनी थी, और उसने लड़के ने मुझे मैसेज किया, सीनियर मेरी बहन की एंगेजमेंट है, मैं जाऊँ या घर ना जाऊँ, आप बोले ना जाओ तो नहीं जाऊंगा, जाना बोले तो जाऊंगा। तो मैंने बोला सगा भाई की एंगेजमेंट है, जाकर 2 दिन के अंदर आ जाए। फिर जाकर वो बंदा सिर्फ मुझे पूछ कर ही चला गया। तो सीनियर आज बंदा वो भी मेरे बिल्लू के ऊपर खड़ा है, तो उसको भी बोलती हूँ आपको भी सीनियर बनाऊंगी, टेंशन मत लेना। फिर जाकर संतोष सीनियर है, सीनियर उनका घर की तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी माँ अपंग को बोला जाता है, मतलब उसके पापा बेड के ऊपर है, सॉरी पापा अपंग है, और पापा को चलना नहीं आता, और माँ भी थोड़ा बहुत मेडिकल इशू है, और माँ को भी कुछ पता चलता नहीं है। पर इस एसोट के अंदर जब हमें पैसा देना था, तो उस माँ ने खुद का मंगलसूत्र गिरवी रखकर उस लड़की को पैसा दिया था, क्योंकि यहाँ पर मेरा लड़का कुछ ना कुछ तो करने के लिए जा रहा है। तो संतोष सीनियर आपके भी मामा पापा को जल्दी से जल्दी स्टेज के ऊपर खड़ा करने का मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। और फिर जाकर जो भी बोला जाता है, एक लास्ट नाम बताती हूँ, जो भी आप सभी की पार्टी में, तो मेरा मासी है, मासी का ही लड़का लगता है, मासी का लड़का मतलब भाई ही लगता है। तो उसे जब हम दोनों साथ में आए थे एसोट में, एक 15 दिन के अंदर ही डिफरेंस है दोनों को बीच के अंदर, तो उसको
मतलब वो भी सिविल इंजीनियर का एजुकेशन ले रहा था और उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे क्या करना है कि कुछ ना कुछ तो करना है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो उसने ये चीज बोलने के बाद मैंने बोला यहाँ पर अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आ जाए। तो एक शब्द के ऊपर वो भी भाई मेरा यहाँ पर आया था और यहाँ पर भी बिजनेस कर रहा है 1 साल से। तो उसको जैसा भी आज मेरी भी सेरेमनी हो चुकी है, तो उनको भी मेरी मासी की और काका को जल्दी की जल्दी स्टेज के ऊपर भी खड़ी करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और फिर जाकर आपको एक बात बता दूं, मेरा भाई भी मेरा पिलर है, मेरा सगा भाई इस बिजनेस के अंदर है। जो बोला था उसको बिजनेस पता नहीं है, पर उसके नीचे बिजनेस है बहुत है, पर वो भी आज पिलर है। और वो उसको भी बोलती हूँ, आप यहाँ पर एक्टिव रहे या ना रहे, आपको भी एज बनाओगे, टेंशन मत लेना। और आपको ये भी बात बोलती हूँ, मेरी मम्मा पापा भी इस बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो भी ऐसे नहीं है मेरे मम्मा पापा, और वो मम्मा पापा मेरे नीचे ही काम करते हैं। तो मेरी पूरी फैमिली मैंने एसओटीएन की है। तो यहाँ से मेरा एक ही है, सिर्फ मुझे 1 से 3 लाख नहीं लेना है, हर एक का 1 से 3 लाख लेना है, मतलब चारों को 1 से 3 लाख लेना है। तो सिर्फ ऐसा ट्रीट रखना, आप भी जल्दी से जल्दी एस बनना और आप भी जल्दी से जल्दी स्टेज के ऊपर पहुंचाना। और आप सभी ने इतना अच्छा कोऑपरेट किया और आप सभी ने यहाँ पर आए, और जो भी मेरी सेरेमनी है अच्छे से, मतलब जो भी थी, मतलब जहाँ पर यहाँ तक जो भी फंक्शन था आपने अच्छे से सुन लिया, इसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मुझे बोलने के लिए चांस दिया, इसलिए भी थैंक यू सो मच। जगात एकच देव जेव्हा 2 माणसाला मारणार, एक आई होती, मन काय जगत काय करून जगातला पैसा कोण पण कमवू शकतं, पण ही जमण्याची माणसं आहे, त्याला वाघाचं काळी वाटते माणसं जमणार. जो माणूस ही जमितो त्याला आयुष्यात काय कमी पडत नाही. त्याला राजकारणात उभा राहून कुठेही पैसे मिळतात, पण हे माणसं राजकारणात मिळत नाहीत, हे कष्टाने मिळतात. त्याला वाघाचं देवा. एवढे माझे 2 शब्द बोलून बंद करतो. धन्यवाद. मी इथं जमलेल्या सर्वांना, माझ्यापेक्षा मोठ्यांना आवाज द्या. माझा नमस्कार करते आणि मी 2 शब्द म्हणू शकते की इथं माझी मुलगी जशी इथं या कंपनीत काम करते आणि तिने एक स्वप्न पूर्ण करण्याचं ध्येय पूर्ण केलं, असंच तुम्ही सर्वांनी करावं ही माझी कळकळीची विनंती. तुमची ऐश्वर्या म्हणजे असोटची ऐश्वर्या म्हणजे आज घरी झालेली आहे आणि ती म्हणजे ती मूळ कोर म्हणतो ना, ती म्हणजे मेकॅनिकल इंजिनियर आहे ती. पण आम्हाला पहिल्यांदा वाटले बाबा काय करते, मग काय पुण्यात जाऊन बिझनेस करणार आहे, हे करणार आहे, ते करणार. पण जेव्हा हे बघितलं आज की खरंच वाटलं की तिचा रूप बरोबर आहे. कारण का आजची जी आपण बघतो स्थिती, बेरोजगारीची वगैरे म्हणा, बाकी स्थिती म्हणा, कारण मी स्वतः कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचे अभ्यास करतोय. कारण मी बघतोय ना काय स्थिती चालू आहे, म्हणजे तरुणांची सगळ्या स्थिती तीच चालू आहे की बाबा रोजगारच मिळे ना. म्हणून तिने एक चांगला रूट पकडलाय. एक तिच्या आई वडिलांचं स्वप्न होतं की बाबा मोठी अचिव्हमेंट करावी. तुम्ही सर्वांनी या अचिव्हमेंट पर्यंत पोहोचावी ही माझी इच्छा आहे. थँक्यू. गार्डन मध्ये आणि तुमच्या सर्व मित्रपरिवार आणि मैत्रिणींच्या उपस्थितीमध्ये अतिशय दैदिप्यमान सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत असताना आज आपली
आपली सर्वांची लाडकी भगिनी ऐश्वर्या मॅडम हिच्या जीवनातला एक अतिशय अनमोल असा सोहळा आणि अनमोल असा क्षण या ठिकाणी संपन्न होत असताना तुम्ही सर्व मित्रपरिवार या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिला. मी आपणा सर्वांचं मनापासून ऐश्वर्या मॅडम आणि आमचे सुरेश सर यांच्या वतीने आभार आणि स्वागत करतो. खरं तर माणसं जर जीवनामध्ये मोठी करायची असतील तर त्यांना सन्मान देणं आपलं सर्वांचं कर्तव्य आहे. कारण जीवनामध्ये तुम्ही सर्वजण मोठे जर व्हायचे असतात तर त्याच्यासाठी तुमच्या बरोबर एवढा मोठा समूह पाहिजे आणि तो तुम्ही सर्वांनी मिळवलेला आहे. हा आमच्या सारख्यांचा अभिमान आहे. खरं तर संपूर्ण महाराष्ट्रामधून तुम्ही सर्वजण एका व्यवसायाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आलेला आहात. ती आमची सर्वांची आम्ही एक जबाबदारी समजतो. खरं तर ऐश्वर्या मॅडम आणि सुरेश सर हे गेले वर्षभरापासून माझ्यासारख्या एका मित्राच्या सानिध्यात असल्यामुळं या दोनही तरुणांचा आमच्या सर्व मित्रपरिवाराला निश्चितपणे अभिमान वाटतो. कारण एवढ्या गरीब कुटुंबामधून एखाद्याने पुण्यासारख्या शहरामध्ये यावं आणि तुमच्यासारखा एवढा तरुण वर्ग त्यांच्या बरोबर उभा करावा ही निश्चितपणे आपल्या सर्वांनी प्रेरणा घेण्यासारखी गोष्ट या ठिकाणी आहे. मी मगाशीही सांगितलं की सन्मानाने माणसं मोठी होत असतात आणि हा सन्मान तुम्ही सर्वजण आहे म्हणून हा एवढा मोठा सन्मान या ठिकाणी ऐश्वर्या मॅडमचा होऊ शकला. आणि तिने देखील जीवनामध्ये अफाट कष्ट करून हे सगळं यश हे सगळं अचीव करण्याचं काम निश्चितपणे आपल्या सर्वांना प्रेरणा देणार आहे. कारण आपल्यातून एखादं कुणीतरी पुढे जात असतं आणि त्याची प्रेरणा घेऊन पाठीमागे आपण सुद्धा त्याच्या पावलावर पाऊल टाकून मोठं होत असतो. निश्चितपणे तिचं आज मी मनापासून कौतुक करतो. आपल्या सर्वांच्या वतीने तिला पुढच्या तिच्या जीवनासाठी तिच्या करिअरसाठी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. आज माझा सन्मान देखील ऐश्वर्या मॅडमच्या वडिलांच्या हस्ते या ठिकाणी करण्यात आला. खरं तर ज्यावेळेस आपल्या मुलीचा एवढा मोठा सोहळा आई वडील पाहत असतात त्यावेळेस त्यांना देखील आपण ज्या मुलांना जन्म दिला ती मुलं आज समाजामध्ये एवढा आपला देखील नावलौकिक करू शकतात याचा अभिमान निश्चितपणे असणार आहे. आणि आज तुम्ही सर्वजण वेगवेगळ्या भागामधून त्या परिसरामध्ये आलेला आहात याचं काम केलेलं आहे. परंतु ग्रामीण भागामधून सुरुवातीला आल्याच्या नंतर 10-15 हजारावरती काम करणं आणि आपला उदरनिर्वाह करणं त्याच्यातून कुटुंबाला देखील सांभाळणं ही फार अवघड गोष्ट आहे. परंतु तरी देखील तुम्ही सर्वजण या ठिकाणी ती ऍडजस्टमेंट करत असता. परंतु सांगायचं म्हणजे की सुरुवातीचा कुठलाही प्रवास हा निश्चितपणे अवघड असतो आणि तो आपल्याला सगळ्यांना पेलवायचा असतो. यश अपयश हे जीवनामध्ये मिळत असतं. आज 6 वर्षामध्ये सुरेश सर असतील आमच्या ऐश्वर्या मॅडम असतील 1.5 ते 2 लाख रुपये महिन्याचं पेमेंट घेऊ शकतात. म्हणजे निश्चितपणे
तुमच्या सर्वांसारखी सुरुवात त्यांची देखील 6 वर्षापूर्वी होती, परंतु नाही, कारण तुम्ही त्यांच्या बरोबर आहात. ही तुमच्या सर्वांची म्हणजे खरं जर सांगायचं म्हटलं तर अभिमानाची गोष्ट मला या ठिकाणी सांगायची आहे. भविष्याच्या करिअरसाठी माझ्याकडून पुन्हा एकदा शुभेच्छा सदिच्छा व्यक्त करतो आणि ऐश्वर्या मॅडमला मनापासून त्यांचं कौतुक आणि त्यांच्या जीवनामध्ये अतिशय इथून पुढच्या काळामध्ये चांगलं यश प्राप्त व्हावं, त्यांच्या मनातील सर्व इच्छा आकांक्षा मनोकामना पूर्ण व्हाव्यात अशी देखील पंढरीच्या विठुराया चरणी प्रार्थना करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.